हेलो। कैसे हो सभी? आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे जो आईक्यू टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें से हमने 19 आईक्यू टेस्ट कर लिए है और आज जो आईक्यू टेस्ट है मैथ आईक्यू टेस्ट, वो मैथ आईक्यू टेस्ट 20 नंबर का है। इसमें आपको पता होता है कि सुबह मॉर्निंग में आपको ये जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। सुबह सुबह 7:30 या 8 बजे तक मिल जाते होंगे। अगर कोई बच्चा वहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुप्स की टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी बात कि इस मैथ आईक्यू टेस्ट आप सुबह मिल जाता है और शाम को 6 बजे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अभी हम कर रहे हैं। तो हर शाम को, सुबह को आपको आईक्यू टेस्ट मिलता है और शाम को सॉल्यूशन होता है। ये टेस्ट सोमवार से शुक्रवार तक होता है, शनिवार और रविवार को नहीं होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। काफ़ी बच्चे शनिवार और रविवार को भी मैसेज करते हैं कि आईक्यू टेस्ट नहीं आया है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये टेस्ट मंडे टू फ्राइडे होता है। चलो, आज का जो मैथ आईक्यू टेस्ट है उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल 450 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने लाभ और हानि करवाया था, तब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। लाभ और हानि प्लस संख्या पद्धति 2 चैप्टर्स की आपकी मैराथन क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने पूरा बेसिक से पूरा हाई टॉप तक मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ से आप वो दोनों क्लासें भी ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए मैन बाउट एन ओल्ड साइकिल फॉर 450 रुपीज़ एंड स्पेंड ₹50 ऑन इट्स रिपेयर। इफ़ ही सोल्ड द ओल्ड साइकिल फॉर ₹600, देन हिज प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट वो पूछा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको खरीदा और उस पर खर्च किया है, मरम्मत पर, रिपेयर पर खर्च किया है, तो जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है, यानी कि जो हमने खरीदा है उसमें प्लस जो हमने मरम्मत के लिए खर्च उठाया है, यानी कि वो भी मरम्मत वाला भी हमारे जेब से रुपए निकले हैं, तो वो दोनों मिलाकर हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 400 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये आपका क्रय मूल्य है। और हमने बेचा कितने में, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये। तो आपको पता है लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, तो 500 में खरीदा और 600 में बेचा, यानी कि 100 रुपये का लाभ हो गया है। कितने रुपए का लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी प्रॉफिट बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 100 है, तो 100 बाय क्रय मूल्य 500 है, तो 500 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 275.003 इंटू 3.005 का लगभग मान क्या है। द अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर आते ही आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों में। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.0003 इंटू 3.005 इज। अब आपको ये पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया, पूछा हुआ है अप्रोक्सीमेट, लगभग मान पूछा हुआ है। तो पहले आप इन दोनों को गुणा मत कीजिए, इन दोनों का लगभग मान ज्ञात कीजिए, इनका अप्रोक्सीमेट सह मान ज्ञात कीजिए। तो 275.003 का क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा, गुणा 3.005 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 275 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, एक बचेगा। 7 को 3 से करेंगे 21 और एक 22, 5 2, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 6 और 2 8, यानी कि 825, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि 300 मिलीलीटर लीटर धारिता की कितनी बोतलें
एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है जिसमें भरी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना। 3 ml हाउ मैनी बोतल्स ऑफ लीटर कैपेसिटी ए वेसल इन विच 2.85 क्यूबिक मीटर इन देयर ऑल ऑयल कैन बी फिल्ड विद। अब आपको संख्या पूछी है यहाँ पर बोतलों की, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी संख्या पूछे या बोतलों की पूछ सकता है, ईंटों की पूछ सकता है, टाइलों की पूछ सकता है, किसी की भी संख्या पूछ सकता है, तो संख्या में आपको क्या करना है, बड़े का आयतन या बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का आयतन या क्षेत्रफल जो भी हमें दिया हुआ हो उस दोनों का भाग देना है, बड़े में से छोटे का भाग देना है। तो यहाँ पर बड़ा तो ये है क्योंकि ये लीटर में दिया हुआ है, और लीटर में भी क्या है, घन दिया हुआ है, यानी कि 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो 2.85 इंटू, अब हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको 1000 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, ठीक है, 3 बार गुणा बटे हमें मिलीलीटर दिया हुआ है 300 है तो 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 1 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब 2.85 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखो 7 या 9 30 27, 1 बचेगा, 5 या 15, यानी 95 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 95 बार कट गया। तो अब यहाँ पर इधर लिख लेते हैं कि ये 285 को 3 से काटेंगे तो 95 बार, तो 95 बार कट गया। अब यहाँ पर देखो 95, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है 0.2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर 0.2 अंकों के बाद आ जाएगा, गुणा। अब यहाँ पर 1000 गुणा 1000 गुणा 10 बचा, क्योंकि 2 जीरो कट चुके हैं, तो यहाँ पर 1000 गुणा 1000 गुणा 10 ये बच जाएगा। अब आपको इनको गुणा करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, तो पहले 7 जीरो लगा लो, 3 4 5 6 और ये 7, और आगे 1 को 95 से करेंगे तो 95 आ जाएगा, तो 95, ठीक है। अब हमें 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर देख लो 2 अंकों के बाद में पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। क्यूब दिया हुआ है ना, तो पॉइंट भी 2 अंक पहले में और 2 2 3 बार लगेंगे, यानी 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 2 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 950 आपका आंसर है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बार मैं वापस से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 2.85 घन मीटर दिया हुआ है, यानी कि घन मीटर हमने 3 बार 1000 से गुणा किया है क्योंकि मीटर में मिलीलीटर में चेंज करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घन मीटर दिया हुआ है तो पॉइंट भी 2 2 2 3 बार आ जाएगा, 2 2 अंकों के बाद में, तो पॉइंट भी हमें, पॉइंट यहाँ पर 2 अंकों के बाद है और 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 और मतलब टोटल 3 बार पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 2 2, यानी 2 अंकों के बाद में पॉइंट, फिर 2 अंकों के बाद पॉइंट, फिर 2 अंकों के बाद पॉइंट, यानी कि 6 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 4 और 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 950 आपका आंसर है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, द कॉमन फैक्टर ऑफ द 12 एंड 15। तो 12 और 15 का कॉमन गुणनफल क्या है, तो यहाँ पर देखिए 12 निकाल दो और 5, या 12 के गुणनफल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 12 देखो और यहाँ पर 15 देखो। तो 12 का आपको पता है 1 पहला होगा और लास्ट में 12 होगा, वैसे वैसे 15 का पहला 1 होगा गुणनखंड और लास्ट वाला 15 होगा। अब 12 का दूसरे 2 में भाग, 2 का 12 में भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6 बार, तो 6 भी इसका होगा। 3 में भाग जाता है तो 3 का कितने बार जाता है, 4 बार जाता है, तो 4 भी होगा, यानी कि ये इसके 12 के हो गए। 15 में 2 का नहीं जाता, सीधा 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 हो गया, और उसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर नहीं जा रहेगा। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि एकदम सेम के सेम दोनों में एक जैसे हो, तो एक है तो 1 आ जाएगा, दूसरा 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 1 और 3। अब 1 और 3 उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 और 15 के जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से, 1 और 3 है वो कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो 20.808, 20.00, 20.98 एवं 20.004 का योग क्या होगा,
व्हाट इज़ द सम ऑफ 20.08, 20.00, 20.98 एंड 20.004। तो यहाँ पर देखिएगा हमें ऐड करना है सबको, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 20.08, दूसरा है 20.00, तीसरा है 20.98, चौथा है 20.004, 004। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जोड़ करेंगे तो 4, 8 और 8 16, हासिल 1, 1 और 9 10, 10 का 0, हासिल 1, 1 का यहाँ पर 1 और 4 दूनी 8, यानी 81.064 आपका आंसर हो जाएगा। 81.064 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। सिर्फ जोड़ करने हैं, पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ज़रूरी है। आगे देखो, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने कितनी राशि वापस सही की है वो है, यानी कि आपको यहाँ पर पूछा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मुझे घर बनाना है तो मैंने 20,000 रुपये उधार ले लिए 2 वर्ष के लिए और 10% वार्षिक दर पर लिए। अब मुझे 2 वर्ष बाद में टोटल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी जिसमें ब्याज भी होगा और मैंने जो उधार लिया है मूलधन वो भी होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था टोटल हम चुकाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। उससे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, हमें ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा ये भी पता होना चाहिए। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 20,000, तो 20,000 गुणा दर कितनी है 10% गुणा समय 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, तो 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, 200 को 100 से 10 से गुणा करेंगे तो 2,000, 2,000 को 5 से करेंगे तो 10,000। 20,000 है ना, 5 वर्ष नहीं है 2 वर्ष है, सॉरी एक बार वापस, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कि 20,000 है, 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष लिख लिया था, गुणा बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 200 को 10 से करेंगे 2,000, 2,000 को 2 से करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा 4,000। अब हमें मूलधन मिश्रधन ज्ञात करना है, टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। तो टोटल अमाउंट मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मूलधन कितना है 20,000, 20,000 में 4,000 को जोड़ेंगे तो 24,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण 60 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का आयतन क्या होगा। अरुण फॉर्म्ड ए क्यूब फ्रॉम क्यूबेस ऑफ एग्स 60 मीटर 1, what will be the volume of his cuboid। अब यहाँ पर अरुण 60 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितने घन का प्रयोग कर रहा है, 2 घन का है, 1 घन का है, और यहाँ पर कितने घन यानी कि कितने क्यूब का प्रयोग करके वो घना बना रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी कि ये आपका सामने एक क्यूब बना रहा हूँ, घन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घन, ये मैंने घन बना दिया। अब ये तो एक घन हो गया। अब अगर वो 2 घन बनाता है, कितने, वो 2 अगर घन बनाता है तो ऐसे घनाभ बन जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं दिया हुआ है कि 2 बना रहा है या 3 बना रहा है, कितने बना रहा है हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता है 60 ही होगी, और लंबाई भी ऊंचाई भी 60 ही होगी। ये तो 60 है, ये भी 60 होगी। अगर 2 से बना रहा तो ये 60 और यानी कि 120 हो जाएगी। अगर 3 से बना रहा है तो यहाँ पर एक 60 और जुड़ जाएगा, यानी कि 180 से हो जाएगी। लंबा चौड़ाई और ऊंचाई तो 60 60 सेम रहेगी, लेकिन लंबाई का अंतर आ जाएगा।
अगर वो 2 से बना रहा है तो लंबाई 120 हो जाएगी, अगर वो 3 से बना रहा है तो लंबाई 180 हो जाएगी, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है कि कितने घनों से बना रहा है। तो इसका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा। इसीलिए ये इस क्वेश्चन में आप बोनस काउंट कर लेना। शायद कुछ संख्या लिखनी थी वो नहीं लिख पाया है, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, मिस टाइप हो गया होगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए किसी क्यूब से क्यूबॉइड बनाने वाले, तो क्यूबॉइड ऐसे बनता है, पूरा ऐसे लंबा बन जाएगा। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो जो घन की होगी वही सेम होगी, लेकिन उसकी लंबाई कितने घनों से घना बनाया गया उस पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो 8वां क्वेश्चन। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से अली एक आयत बनाता है, ठीक है। एक आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब देखो 100 सेंटीमीटर तार है, उससे एक आयत बनाता है। अब 100 सेंटीमीटर तार से आयत बनाता है, उसका मतलब क्या है, यानी कि ये बाहर वाली तार है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। और बाहर वाली क्या होती है आपको पता है, परिमाप होती है, यानी कि आयत का परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100, उसका परिमाप 100 है। 2 यहाँ पर गुणा में उधर जाती भाग में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 50। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, यानी कि अब 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ें तो 50 आ जाए, जिनको जोड़ें तो 50 आ जाए। तो अब देखो आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो, अगर आप 40 और 10 मान सकते हो, ठीक है। 30 गुणा 20 मान सकते हो, या फिर आप 25 गुणा 25 करोगे तो वो आएगा नहीं, आयत बनेगा नहीं, तो 26 गुणा 24 मान सकते हो। अब अधिकतम पूछा है, यानी कि इन सबको गुणा करने पर जिसका ज़्यादा आएगा वही पूछेगा। तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, इनको गुणा करेंगे तो 0 0 600, और 24 और 26 अगर मानेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 24 और 26 को गुणा करते हैं। पहले 4 को 6 से करेंगे तो 24 हासिल 2, 2 को 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 और 2 10, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, 26 दूनी 52 होता है, तो यहाँ पर 52, तो यहाँ पर 4 2 और 624 आ रहा है। और 624 सबसे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 624 आ रहा है क्या। तो 624 हमारे ऑप्शन में है नहीं, 624 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबा यही हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 400 आ रहा है, यानी कि 400 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 25 गुणा 25 लेते हैं, क्या 25 गुणा 25 लेते हैं, तो ये एक आयत नहीं रहेगा, ध्यान रखना। हमें आयत दिया हुआ, और जब लंबाई और चौड़ाई समान हो जाती है तो वो वर्ग बन जाता है, आयत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 गुणा 25 625 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, बाकी 40 गुणा 6 30 गुणा 20 भी है, और 26 गुणा 25 26 गुणा 24 भी हम कर सकते हैं, तो वैसे आ जाएगा। तो बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 400 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए। अब देखो पहले सीधा करते जाओ, एक कमरा है उसमें 26 कमरे हैं, ठीक है, 26 कमरे हैं, 26 कमरे में 4 4 पौधे लगाए जाते हैं। तो 26 गुणा 4, 26 गुणा 4 करेंगे तो 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 2 कप पानी डाला जाए, तो इसमें 2 2 कप पानी डाला जाता है, तो कितना 208 कप पानी लग जाएगा। तो कुल कितने कप पानी में सभी पौधों के लिए चाहिए, तो अभी हमने निकाल दिया 208 कप चाहिए, तो 208 कप हो जाएगा। देर आर 26 रूम है इन ए स्कूल, 4 स्प्लिंग हैव बीन प्लांटेड इन ईच रूम, यानी कि प्रत्येक कमरे में 26 4 4 पौधे लगाए गए हैं। तो 26 गुणा 4 करेंगे तो 104 है, वो टोटल पौधे लगाए गए हैं। इफ़ 2 कप्स ऑफ वाटर आर poured into a plants, then how many cups
ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्लांट्स। तो 104 पौधे, 104 पौधे, एक पौधे में 2 कप डालना है, तो 104 को 2 से गुणा करेंगे तो 208 कप टोटल हमें चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 8D है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखिए। हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हाँ, एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। अन्नू के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? द वेट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज 9 ग्राम। द टोटल वेट ऑफ 5 रुपीज़ coins in Anu's bag is 9 kg. How many coins are there bag? अब एक 5 रुपए का सिक्का है, उसका भार कितना है? 9 ग्राम है। और अनु के थैले में सारे 5 रुपए के सिक्के हैं और पूरा बैग का भार कितना है? 9 kg है, 9 किलोग्राम है। तो पहले तो इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 9000 ग्राम आ जाएगा। अब टोटल भार कितना है? 9000 ग्राम है। उसमें से एक सिक्के का भार कितना है? 9 ग्राम है। तो टोटल 9000 में 9 का भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कि अनु के बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1000 सिक्के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। 12 सेंटीमीटर लंबे और 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर सिंपल क्षेत्रफल एरिया पूछा है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर ब्रेथ या फिर चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। वॉट विल बी द एरिया ऑफ द वॉइड रेक्टेंगल, यानी कि उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यही पूछा है। तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 गुणा 6.5 गुणा करेंगे 12 पंजू 60, आंसर 6, 12 छंग 72, 72 और 6 78। पॉइंट के एक अंक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक के बाद में लगाएंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घन मीटर दिया हुआ है, बी में घन मीटर दिया हुआ है। घन आयतन निकालते हैं तब घन मीटर आएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका वर्ग मीटर वाला आ जाएगा। वर्ग मीटर एरिया के लिए होता है और घन मीटर है, क्यूब मीटर है, वो आयतन के लिए होता है। तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये यूनिट भी पीछे अलग अलग दी हुई होती है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो ध्यान रखना। एरिया के समय आपका वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर होगा और घन मीटर आयतन के समय होगा। एक रेडियो, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? बाय ए सेलिंग ए रेडियो 680 रुपीज़, ए शॉपकीपर मेक ए लॉस ऑफ 120 रुपीज़। फॉर हाउ मच शुड द रेडियो बी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज़, यानी कि पहले उसने 680 रुपये में रेडियो को बेचा। रेडियो को बेचने से उसको 120 रुपये का घाटा हो गया, नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया, अगर वो नुकसान नहीं होता तो दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता? यानी कि 800 रुपये आ जाता। यानी कि 800 रुपये में उसने रेडियो को ख़रीदा था, तभी उसने 680 में बेचा, तभी उसको 120 रुपये का नुकसान हो गया। यानी कि उसका क्रय मूल्य CP क्या हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है कि अगर 120 रुपये में उसको मतलब कि लाभ कमाना है तो वो कितने में बेचेगा? तो 800 रुपये में तो उसने परचेज़ किया, अगर उसको 120 रुपये का लाभ कमाना है तो 120 रुपये और ऐड कर दो, तो यहाँ पर 920 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तभी उसको 120 रुपये का लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 1.1% वृद्धि होती है तो एक वर्ष के अंत में इस जिले की जनसंख्या क्या होगी? द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 20 lakhs. If the population increase by 1.1% every year, then what will be the population of the district at the end of the 1 year? यानी कि एक साल में
उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, 1.1% बढ़ती है। तो 20 लाख का 1.1% निकालो, तो यहाँ पर 20 लाख इंटू 1.1 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, पीछे कितने 4 जीरो बच जाएंगे, तो 4 जीरो, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। अब पॉइंट यहाँ पर एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, 22,000 पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई। पहले 20 लाख थी, पहले 20 लाख पॉपुलेशन थी, जिसमें से 22,000 एक साल में बढ़ गई है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 20 लाख 22,000, 20 लाख 22,000। यानी कि आप इसको अगर पॉइंटों में सीधा लिखना चाहो तो 20.2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 20.22 हज़ार है ना, 20 लाख 22,000 है, तो इसको हम 20.2 लाख भी बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 लाख नहीं, 22 लाख है ना, तो 20.22 लाख आ जाएगा। ये 20.2 है, तो इसका मतलब है 22 लाख 20,000 है, लेकिन हमारी 20 लाख 22,000 है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 20.22 लाख। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। 2 दशमलव का गुणनखंड 14.837 है। यदि इनमें से एक 4.01 यानी कि 4.01 है, तो दूसरा दशमलव क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 14.837। इफ वन ऑफ दिस इज 4.01, व्हाट इज द सेकंड डेसिमल पॉइंट। यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछा है। मान लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ पर दी है 4.01, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, और दोनों को गुणा करते हैं तो उनका टोटल गुणनफल है वो दिया हुआ है 14.837, यानी 837। अब पहली संख्या ये गुणा में है तो उधर जाते ही भाग में हो जाएगी, तो यानी कि 4.01। अब नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक है, हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और ऊपर पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो कि 14,837 है, 14,837, और 2 जीरो नीचे 401 और 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब 14,837 में 4,010 का भाग देना है। तो आपको पता है 14 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 तिया 12 आएगा, तो इसको एक बार 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0, 3 को 1 से करेंगे तो 3, वापस 0 से करेंगे 0, 3 को 4 से करेंगे तो 12, यानी कि 12,030 आ रहा है। यानी कि 3 तो आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा 3। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, फिर 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8, और 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। अब ये 28 हो गया। 28 को आपको पता है 4 को 7 से गुणा करेंगे तब 28 आएगा, तो यहाँ पर 3.7 आ जाएगा, 3.7। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको फ्रैक्शन वाला है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग विल बी गिव। आपको 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36 का मान क्या होगा, ये पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ, 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। ठीक है, पहले तो ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 24 एकम 24, 24 और 1 25/24 आ जाएगा, तो 25/24 माइनस 1/1, 1/1 प्लस 7/36, तो 7/36। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लेकर भी देख सकते हो, यहाँ पर देख लो 24 और 36 का लेना है, 24 और 36। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 12 में 24 में 12 बार, 36 में 18 बार, फिर से 2 का भाग देंगे तो 12 में 6 बार,
और 18 में 9 बार, फिर से 2 का भाग देंगे तो 6 में 3 बार, 9 का 9, फिर 3 का भाग जाएगा तो 3 में 1 बार, 9 में 3 बार चला जाएगा, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 और 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, 72 आ गया। अब 72 में 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 75, 25 दिया 75, माइनस 72 में 1 का भाग देंगे तो 72, यानी कि 72 में 1 का भाग देंगे तो 72, 72 को 1 से गुणा करेंगे तो 72 ही आ जाएगा। तो 72 प्लस 36 में 72, 72 में 36 का भाग देंगे तो 2, 2 में 7 को गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 72 में 75 में 72 को घटाएंगे तो 3, 3, 14 में 3 को जोड़ेंगे तो 17, 17/72, यानी कि 17/72 आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 17/72 नहीं दिया हुआ है, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आगे 1 लिखा हुआ है ना, ये काट देना। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 17/72। ये आगे वाला 1 है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर्स ऑफ 214.56। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7.0, 6, 8, 7 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि पॉइंट के जस्ट इस साइड में जो पहला अंक होगा वो यूनिट प्लेस होगा, इकाई का अंक होगा, उसको 1 से गुणा करते हैं। दूसरे अंक को 10 से गुणा करते हैं। तीसरे अंक को, इसका मान सैकड़ा है तो उसको 100 से गुणा करेंगे। और चौथे अंक को 1000 का स्थान है तो 1000 से गुणा करेंगे। वैसे वैसे पॉइंट के बाद में पहला जो अंक है वो दशांश कहलाता है, यानी कि उसको 1/10 से गुणा करेंगे। दूसरा अंक होता है उसको शतांश कहते हैं, यानी कि 1/100 से गुणा करते हैं। और तीसरे अंक का मान शतांश होता है, यानी कि तीसरे अंक को 1/1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे यहाँ पर हमें 214.56 दिया हुआ है, 5 का पूछा है, यानी कि ये दशांश पर है, यानी कि इसको 5 गुणा 1/10 करेंगे तो 1/10, तो 5/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/10, 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/10 या फिर 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो 5/10, 5 इकाई तो होगा नहीं, 5 दहाई भी नहीं होगा, 5 सौवें भी नहीं होगा, तो 5/10, यानी कि 10वें भाग है। तो यहाँ पर 5 का 10वां भाग, यानी कि 0.2 भी लिख सकते हो, 5/10 भी लिख सकते हो, या फिर 5 गुणा 1/10। ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 का 10वां भाग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमिता ने अपने बाग का चित्रण 11:55 पर शुरू किया और 12:05 पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लिया? अमिता स्टार्ट पेंटिंग हर गार्डन एट 11:15 AM एंड completed इट एट 12:05 PM. हाउ लॉन्ग डिड टेक मेक ए पिक्चर? तो अब यहाँ पर देखो, 11:55 पर चित्र बनाना शुरू किया और 12:05 पर पूरा हो गया। तो 12 बजेगी बीच में, 11:55 से 12 बजने में 5 मिनट लगेंगे, तो ये 5 मिनट ये, और 12 से 5 बजेगी तो कितना समय लगेगा 5 मिनट का, तो 5 मिनट ये, तो 5 और 5 टोटल कितना मिनट समय लगेगा, तो टोटल 10 मिनट का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा? हाउ इज 61/10,000 रिटन इन डेसिमल? तो सिंपल मैंने बता के रखा है, 61/10,000, नीचे जितने जीरो है उतना अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा लो। तो नीचे देखो 3 और 1 4 अंक है, 4 जीरो है, तो ऊपर 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो। तो 2 अंक तो यहाँ पर दिया हुआ है 61, 2 अंक और, यानी कि 2 जीरो आगे लगा लो, फिर पॉइंट लगा लो, यानी कि 0.0061 आ जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए,
क्या दिया हुआ है कि एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है, उस संख्या के कुल 3 गुणनखंड है, वह संख्या क्या है। यानी कि संख्या 50 से कम है, तो 50 से कम है, ये तो डी ऑप्शन में तो 70 दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा। 7 की गुणज है, यानी कि 7 के पहाड़े में आती है, तो 7 दूनी 14 भी होता है, 7 छंग 42 भी होता है, 7 7 49 भी होता है। उसके कुल गुणनखंड है वो 3 है। अब कुल गुणनखंड कितने हैं, 3 गुणनखंड है। तो अब देखो 14 है, 14 के गुणनखंड कितने हैं, तो एक तो 1 है और एक 14 है, एक तो 1 है, एक 14 है, क्या एक 1 है और एक 14 है, और एक बीच में 2 का भी भाग जाता है, तो 2 और 7 ये भी गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड 3 तो नहीं 4 दिए हुए, तो ये 14 भी कट जाएगा अपना। तो यहाँ पर 14 को भी काट दो। 14 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, 3 की जगह 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 गुणनखंड नहीं होंगे, तो यहाँ पर 14 भी कट हो जाएगा। अब 42 है, 42 है, तो 42 में भी ध्यान से देखो, 1 और 42 तो होंगे होंगे। इसके बाद में 2 का भाग जाएगा, तो 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 भी होगा, और भी किसी का भाग जाएगा, 4 का भी शायद, 4 का नहीं, 7 का और 6 का भाग जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो इसके 6 गुणनखंड हो जाएंगे। 42 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, टोटल 6 गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीछे ये 49 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब 49 के कौन से 3 फैक्टर है, कौन से 3 गुणनखंड है, तो ध्यान से देखिए। अब इसके फैक्टर, एक तो 1 और एक 49 तो होगा ही होगा, एक तो 1 है, एक 49, ये तो दोनों फैक्टर होंगे होंगे। इसके अलावा इसमें 7 का भाग जाता है और 7 ही आता है, तो इसके फैक्टर टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है। देयर आर 14 रो इन ए कार पार्क, ईच रो हैज पार्किंग स्पेस फॉर 420 कार्स, हाउ मैनी कार्स कैन पार्क्ड इन द पार्क। यानी कि पार्क में कितनी कार को पार्क किया जा सकता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मान लो ऐसे रो बनी हुई है, ऐसे कॉलम बने हुए हैं, ऐसे 12 कॉलम बने हुए हैं, और एक कॉलम में यहाँ पर 420 गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती है, दूसरे में भी 420, तीसरे में भी 420, चौथे में भी 420, पाँचवें में भी 420, ऐसे 14 पंक्तियाँ हैं, और 14 पंक्तियाँ, एक पंक्ति में 420, और टोटल 14 पंक्तियाँ, तो 14 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 का 0, 14 दूनी 28, आंसर 2, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 14 जो के 56, 56 और 2 58, यानी कि 5880 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, अगले फिर नेक्स्ट IQ टेस्ट में मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।